तो दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरल इकोनॉमिक्स पे। तो दोस्तों जैसा कि पता है कि आपको मैं अपने यूट्यूब चैनल सरल इकोनॉमिक्स पे 11th-12th क्लास के इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं माइक्रो मैक्रो और स्टैटिकल मेथड इन इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। दोस्तों आने वाले समय में मैं BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स और BCom ऑनर्स पास के इकोनॉमिक्स और UGC नेट के इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट करने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसी यूट्यूब चैनल पे मेरा एक पेज और है जो इकोनॉमिक जनरल नॉलेज के नाम से है। तो उस पे आप जाके उस पेज पे आप जाके इकोनॉमिक्स के छोटे छोटे टर्म्स जैसे इन्फ्लेशन के बारे में, GDP, GNP, बैंकिंग रेट, इन्फ्लेशन और RBI, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, इन सब के छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस आप देख सकते हैं, जिससे कि आपकी एक इकोनॉमिक के प्रति जनरल नॉलेज भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा दोस्तों। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर भी मिल जाएगा, व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो आज जो हमें पढ़ना है दोस्तों, तो अभी तक जैसे मैं एक छोटा आपको ये बता देता हूँ कि अभी तक मैंने अब मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो टोटल 6 पार्ट अपलोड्स किए हैं मैंने। उसमें एग्रीगेट डिमांड, रिलेटेड सप्लाई से मैंने 5 वीडियोस अपलोड किए हैं और ये छठा वीडियोस है दोस्तों, ठीक है। तो अभी तक आपने 5 वीडियोस को नहीं देखा तो उसमें मैंने अच्छे से कंजम्पशन फंक्शन, MPC, APC और इन्वेस्टमेंट, इन सब के बारे में अच्छे से समझा है। और आपने नहीं देखा अभी तक तो आप मेरे चैनल सरल इकोनॉमिक्स पे जाके उस वीडियोस को पहले देखें, फिर आपको ये आगे के वीडियोस समझ में आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ वह है इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन्वेस्टमेंट और 3 इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के डिटर्मिनेंट्स। इन्वेस्टमेंट ज़रूरी क्यों है और किस पर्पस के लिए हम इन्वेस्टमेंट को यूज़ करते हैं, चाहे इन्वेस्टमेंट किस टाइप से काम आता है हमारी बिजनेस एक्टिविटी या हमारे ग्रोथ में, ठीक है। तो इससे प्रीवियस जो वीडियो जो मैंने अपलोड किया था पार्ट 5 में, मैंने आपको इन्वेस्टमेंट का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बताया था, उसमें इंड्यूस और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया था, ठीक है। वो है मेरा लेक्चर नंबर 5, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का, ठीक है। और ये उसके बाद कंटिन्यू है यहाँ से, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको मैं समझाऊंगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो जो इन्वेस्टमेंट के जो पार्ट होते हैं, इंड्यूस और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझा रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो वहाँ जाके आप उस पेज पे वो देख सकते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट समझाऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो जो पहला पर्पस होता है हमारा इन्वेस्टमेंट से, हम इन्वेस्टमेंट जो करने का पहला हमारा मोटिव होता है वो रेवेन्यू फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। तो पहला पर्पस होता है हम इन्वेस्टमेंट से क्या, हम रेवेन्यू एक जनरेट करना चाहते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिटर्न जो हमें मिलने वाला होता है फ्यूचर में, ये जो हमें बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट के बाद या हमें एडिशनली कैपिटल ऐड करने के बाद जो हमें बिजनेस में या हम किसी भी फंड को या किसी भी शेयर में या किसी भी एसेट को परचेज़ करने में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे हम एक रेवेन्यू को मोटिव से देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो पहला हमारा जो पर्पस है इन्वेस्टमेंट का क्या है, एक रेवेन्यू जनरेट करने का पर्पस होता है, ठीक है। तो जो रेवेन्यू कब जनरेट होगा दोस्तों, जब इसमें हम एडिशनली कैपिटल ऐड करेंगे, जो हमारे एग्जिस्टिंग रेवेन्यू है उसको हम बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या हमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा, जो तभी हम एक एडिशनली रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे, ठीक है। जैसे सपोज़ कि मैंने एक प्लांट लगाया दिल्ली में, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ये प्लांट पूरे भारत में लगे, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या फ़ंड की ज़रूरत पड़ेगी। फ़ंड कहाँ से आएगा दोस्तों, या तो मैं कहीं से बोरो करूँगा या तो मैं मार्केट से या बैंक से या मार्केट से या बैंक से पैसे उठाऊँगा, ठीक है। तो उससे मुझे क्या बेनिफिट होगा, उससे मुझे ये बेनिफिट होगा दोस्तों कि मैं एक रेवेन्यू एडिशनली रेवेन्यू जनरेट करूँगा। जितना ही पैसे मैं अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करूँगा उतना ही मुझे उससे एक बेनिफिट मिलेगा, एक रेवेन्यू एडिशनली रेवेन्यू
जनरेट होगा। ठीक है, तो जो पहला रेवेन्यू फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, तो इसका मतलब यही होता है दोस्तों, रेवेन्यू फ्रॉम इन्वेस्टमेंट से। और दूसरा हमारे पास दोस्तों कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से मतलब है दोस्तों कि जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं, सपोज़ कि हम अपने प्लांट को, जैसे हमारा कोई प्लांट है, मशीनरी है, तो उसको हम आगे एक्सपेंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम एक्सपेंड कैसे करेंगे, हम उसके लिए एक नई मशीन इस्टेब्लिश करेंगे, एक नया लैंड या एंटरप्रेन्योर इस्टेब्लिश करेंगे, लेबर हायर करेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या एक हमारा कॉस्ट इनकर्ड होगा। ठीक है, तो उस कॉस्ट इनकर्ड करने का क्या मोटिव है दोस्तों हमारा, कि हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं, हम एक कॉस्ट इनकर्ड करेंगे। पहले कॉस्ट इनकर्ड कैसे होगा कि हम अगर अपने नए प्लांट को इस्टेब्लिश करेंगे या नए बिजनेस एक्टिविटी को स्टार्ट करेंगे, तो पहले हमें डायरेक्ट रेवेन्यू मिलना स्टार्ट नहीं होगा, पहले हमारा कॉस्ट इनकर्ड होगा। कॉस्ट इनकर्ड होगा तो उसके लिए भी हमें क्या दोस्तों, इन्वेस्टमेंट चाहिए। या तो हम अपना फ़ंड यूज़ करेंगे, हमारे पास इतना सफिशेंट फंड हो कि हम अपना फ़ंड यूज़ कर ले, या तो हम क्या करेंगे, बैंक से बोरो करेंगे, या तो हम मार्केट से पैसा लोन पे उठाएंगे। ठीक है, तो वो क्या है, हम दोस्तों स्टार्टिंग में एक कॉस्ट जनरेट कर रहे हैं। हम जब प्लांट इक्विपमेंट परचेज़ करते हैं या कोई लैंड या लेबर या बिल्डिंग कोई परचेज़ करते हैं, तो उसमें क्या हमारे दोस्तों पहले कॉस्ट इनकर्ड होता है। तो इन्वेस्टमेंट का जो दूसरा पर्पस है वो क्या, ये कॉस्ट इनकर्ड होता है। कॉस्ट हम इनकर्ड करते हैं क्योंकि हम एक नई एक्टिविटी या अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। ठीक है, तो जब भी हम कॉस्ट इनकर्ड करेंगे उसका मतलब होगा कि दोस्तों हम फ्यूचर में एक एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि हमें इतना रेवेन्यू मिल जाएगा। ठीक है, एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि हमें फ्यूचर में इतना रेवेन्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जैसे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का एक मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया है। कॉस्ट ऑफ प्लांट इक्विपमेंट आल्सो कॉल्ड सप्लाई प्राइस ऑफ द प्लांट और इक्विपमेंट। तो जो भी हम कॉस्ट क्रिएट कर रहे हैं तो हमारी क्या एक फ्यूचर में सप्लाई प्राइस को क्रिएट करेगा। ठीक है, कि अगर हम कोई कॉस्ट इनकर कर रहे हैं तो फ्यूचर में हमें रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हम किस तरीके से अपने सप्लाई को मैनिपुलेट करेंगे कि हमें ये कॉस्ट कवर हो जाए और हमें एडिशनली रेवेन्यू मिलना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, और दूसरा ये है दोस्तों कि कॉस्ट इनकर्ड एक दूसरे केस में भी होता है, जब हम ह्यूज अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस पर क्या हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बनता है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बनता है दोस्तों। जब भी हम मार्केट से पैसा बोरो करते हैं तो उस पर हमारा एक कॉस्ट क्रिएट होता है, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमें बैंक को या कहीं से भी हम जब पैसा फंड बोरो करते हैं तो उन्हें हमें देना होता है। ठीक है, तो भी यहाँ पे एक कॉस्ट क्रिएट हो रहा है। तो कॉस्ट क्रिएट का हम यहाँ पे इसलिए कॉस्ट क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि हम अपने जो चीज़ इस्टेब्लिश कर रहे हैं, प्लांट या इक्विपमेंट या मशीनरी, उसमें हम आने वाले समय में क्या एक प्रॉफिट की तरह उसको ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी के लिए हमारे पास कॉस्ट है, लेकिन कॉस्ट क्रिएट हो रहा है, लेकिन इन फ्यूचर इट विल गिव प्रॉफिट। ठीक है, तो हायर कॉस्ट इनवेरिएबली रिड्यूस द स्पिरिट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो जो हायर कॉस्ट रहते हैं बोरोइंग के, जैसे बैंक रेट सपोज हाई हो, इस पे एक बोरोवर को ज़्यादा पैसे इंटरेस्ट में देना पड़े, तो कई बार हमारे बिजनेस एक्टिविटी को क्या करते हैं दोस्तों, इनवेरिएबली रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, हमारे स्पिरिट को वो मतलब लो कर देते हैं। ठीक है, जैसे हाई इंटरेस्ट रेट होगा तो हमें पता है कि हाई इंटरेस्ट रेट पे कोई भी बोरोवर बैंक से पैसा बोरो नहीं करना चाहता है, क्योंकि अगर सपोज उसका बिजनेस नहीं चला या उसको पेमेंट करने में लेट हो गया तो हाउ दे विल गिव इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो एक जो हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, ये हमारे इन्वेस्टमेंट को काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, और तीसरा हमारे पास दोस्तों बिजनेस एक्सपेक्टेशन। तो जब भी हम कोई कॉस्ट इनकर करते हैं, जब भी हम एक रेवेन्यू जनरेट करने का लिए सोचते हैं, तो उसके पीछे हमारी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, बिजनेस एक्सपेक्टेशन। ठीक है, कि इससे हमारी बिजनेस एक्सपेक्टेशन ये है कि अभी हम कोई कॉस्ट इनकर कर रहे हैं या कहीं हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे हमें क्या फ्यूचर में बिजनेस मिलेगा, जिससे क्या हम एक प्रॉफिट अर्न करेंगे और अपने बिजनेस को आगे हम बढ़ा पाएंगे या अपने इंडस्ट्री को हम आगे एनहांस कर पाएंगे। ठीक है,
तो जो बिजनेसमैन होते हैं उनको ये भी रिस्क होता है कि इन फ्यूचर कभी मार्केट लो पे चला गया तो उनके गुड्स के प्राइस कम होने की संभावना रहती है, मार्केट हाई पे चला गया तो बिजनेस अप होने की संभावना रहती है। ठीक है, तो बिजनेस एक्सपेक्टेशन एक ऐसा मतलब ट्रैप है जहाँ पे अप एंड डाउन मूवमेंट हमेशा चलता रहता है। ठीक है, जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं मार्केट में तो हम इन रिस्क को जान के ही अपने बिजनेस पे एंटर करते हैं या इन्वेस्टमेंट को एनहांस करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो हमें जो तीसरा इसका है इन्वेस्टमेंट के पीछे जो तीसरा इसका जो कारण है वो है कि बिजनेस एक्सपेक्टेशन। जो भी हम अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे हमारी क्या बिजनेस एक्सपेक्टेशन रहती है इन आने वाले फ्यूचर में कैसे हम ग्रो करेंगे, कैसे हम अप डाउन मार्केट के रिसेशन को कैसे हम झेलेंगे या मार्केट के अप मूवमेंट को कैसे हम इंजॉय करेंगे। ठीक है, तो ये तीन इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट है इन्वेस्टमेंट के पीछे। हम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों इसके आगे हमें जो पढ़ना है वो है कंसेप्ट। इन्वेस्टमेंट के बाद जो हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है इसी चैप्टर में, ये है कंसेप्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, टॉपिक नंबर 6 है ये, इसी चैप्टर का टॉपिक नंबर 6। ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट हमें पढ़ना है। तो एम्प्लॉयमेंट दोस्तों हमें पता है जैसे कि अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट के बारे में हम ब्रीफली और पढ़ेंगे आने वाले समय में या आने वाले स्लैब सब में अच्छे से। हम अभी फुल एम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो जो है एक बार समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या है फुल एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट मतलब हमें पता है कि एम्प्लॉयमेंट मतलब तो होता है रोजगार, फुल मतलब होता है पूरा। ठीक है, तो हमें पूर्ण रोजगार के बारे में पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंडीशन में एक कंडीशन होता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट ऐसा सिचुएशन होगा इन विच एट अ गिवन लेवल ऑफ रियल वेज। यहाँ पे हम रियल वेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो रियल वेज मतलब होता है दोस्तों जो हमारी करंट इन्फ्लेशन है उसको हम अपने वेज से हम अपने जो भी हमारे एक्सपेक्टेशन वेज है उससे माइनस कर दे, जो हमारे पास वेज बचेगा वो क्या है कि रियल वेज होगा। ठीक है, रियल मतलब इन्फ्लेशन को डिडक्ट करने के बाद जो भी हमारे पास महंगाई भत्ते होते हैं, जो भी महंगाई इन्फ्लेशन जो मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो डिमांड फॉर अ लेबर इज इक्वल टू इट्स अवेलेबल सप्लाई। तो उस वेज पे जितना भी लेबर डिमांड जो लेबर का हो रहा है उतना ही अवेलेबल है सप्लाई के लिए, तो क्या हो मैक्रो इकोनॉमिक्स के टर्म में वो एक फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन कहलाता है। मतलब क्या दोस्तों, जितना जो प्रोड्यूसर है मार्केट में बीज ऑफर कर रहे हैं, अगर उनके द्वारा ऑफर किए गए बीज पे अगर लोग वर्क करने के तैयार है, एम्प्लॉयमेंट अगर लोग उस वेज पे संतुष्ट है कि हम वर्क कर लेंगे। ठीक है, जितना डिमांड हो रहा है लेबर का एक पर्टिकुलर वेज पे, उतना अगर मार्केट में सप्लाई हो रहा है एक पर्टिकुलर वेज पे, तो क्या एक कंडीशन वो फुल एम्प्लॉयमेंट का कंडीशन कहलाता है इन मैक्रो इकोनॉमिक्स के टर्म में। ठीक है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट का कंडीशन क्या इसमें और है दोस्तों, क्या है हमें दस द टर्म फुल एम्प्लॉयमेंट इज यूज टू सिग्निफाई अ सिचुएशन इन विच ऑर्डिनरली all those people who are willing to work at a prevailing wage rate get work। ठीक है, तो जो मार्केट में वेज ऑफर हो रहा है उस कांस्टेंट वेज पे उतने ही लेबर एग्री है वर्क करने के। तो ठीक है, जितना सप्लाई हो रहा है उतने अगर प्रिवेलिंग वेज रेट पे अगर जितना डिमांड हो रहा है एक प्रिवेलिंग वेज रेट पे अगर उतनी सप्लाई हो रही है, तो क्या एक मार्केट में फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन क्रिएट करेगा। हमने जो यहाँ फुल एम्प्लॉयमेंट का कंसेप्ट जो बनाया है, चाहे जो हम मैप कर रहे हैं, उसके पीछे क्या है हमारा एक डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, जिस वेज पे डिमांड कर रहे जो प्रोड्यूसर है अगर उसी वेज पे अगर सप्लाई हो रहा है तो एक जाहिर सी बात है इकोनॉमिक में एक सेटिस्फैक्शन एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम ये एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे आने वाले स्लैब में या आने वाले क्लासेस में। ठीक है दोस्तों,
तो अभी इसमें इतना ही हमें पढ़ना है कि फुल एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों हमारे पास नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो दोस्तों नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का जो कंडीशन है इन मैक्रो इकोनॉमिक्स के टर्म में हम देखें तो ये इकोनॉमिक्स में कभी ख़त्म ही नहीं होता है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट होता है दोस्तों बेरोजगारी, ठीक है। नेचुरल मतलब नेचुरली, ठीक है, जो नेचुरली होना तय है, ठीक है। तो जो नेचुरली होना तय है उसको हम नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट भी कहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट का जो मतलब क्या है ये मैं आपको एक बार समझा देना चाहता हूँ कि इसका मतलब क्या है। तो एक होता है दोस्तों हमने फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन पढ़ा है, तो इसमें ही दोस्तों एक आता है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। हमारी इकोनॉमिक में जितनी भी मर्जी फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाए, लेकिन एक ऐसा कंडीशन ज़रूर, 2-3 कंडीशन ऐसे ज़रूर हमारे इकोनॉमिक्स में क्रिएट होंगे कि लोग अनएम्प्लॉय कुछ समय के लिए हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके डिफरेंट कारण होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उस कंडीशन को भी हम एक फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के ही तरह देखते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास एक जो एग्जांपल के थ्रू, जैसे कि गांव में किसान सब होते हैं, ठीक है। तो एक सीज़न में वो अगर कोई फसल उगाते हैं, सपोज़ दूसरे सीज़न में वो फसल नहीं उगाते, तो एक सीज़न से दूसरे सीज़न के लिए वो अनएम्प्लॉय हो गए हैं, ठीक है। तो वहाँ उनको हम एक फुल एम्प्लॉयमेंट की तरह ट्रीट करते हैं। उनको एक फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट या सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। कितने बार हम जॉब्स चेंज करते हैं अपने, जो बीच में हम जैसे हम 10 दिन 15 दिन जो भी हम ड्यूरेशन लेते हैं नए जॉब्स खोजने में या एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होने में, ठीक है दोस्तों। तो वो भी एक अनएम्प्लॉयमेंट ही गिना जाता है, लेकिन वो ऐसा कंडीशन नहीं है कि इकोनॉमिक में एम्प्लॉयमेंट की कमी है, नहीं दोस्तों। वो भी एक फुल एम्प्लॉयमेंट का कंडीशन ही काउंट होगा हमारे इकोनॉमिक में, ठीक है। तो क्या है दोस्तों, द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अराइजिंग फ्रॉम नॉर्मल लेबर मार्केट फ्रिक्शन डेट एग्जिस्ट द लेबर मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम। तो ये कंडीशन जब अराइज होती है जब हमारी लेबर मार्केट का एक फुल इक्विलिब्रियम में ऑलरेडी होता है। जो कुछ प्रपोर्शन वर्कर क्या है जॉब चेंज करते हैं, कुछ सीजनली बेरोजगार हो जाते हैं, कुछ माइग्रेट करते हैं, ठीक है, अच्छी जॉब की तलाश में। तो क्या दोस्तों एक नेचुरली हैबिट है वो इकोनॉमिक का, ठीक है। वो अनएम्प्लॉयमेंट एक अनएम्प्लॉयमेंट की तरह ट्रीट नहीं किया जाता है, ठीक है। एक नेचुरली हैबिट है। तो इस संदर्भ में हमें इस टाइप की जो अनएम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमिक में, 2 टाइप्स की ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट है जो इकोनॉमिक में फुल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। 2 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एसोसिएटेड विथ फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो इस टाइप्स को अनएम्प्लॉयमेंट को हम फुल एम्प्लॉयमेंट ही कहते हैं इकोनॉमिक्स में। तो ये 2 टाइप्स कौन से हैं दोस्तों? तो पहला है दोस्तों फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो फ्रिक्शनल में होता क्या है दोस्तों? तो फ्रिक्शनल में दोस्तों ये है कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द अनएम्प्लॉयमेंट एसोसिएट विद द चेंजिंग ऑफ जॉब्स इन डायनेमिक इकोनॉमिक्स, ठीक है दोस्तों। तो कई बार हम अपने ग्रोथ के लिए या बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए हम अपने जॉब्स को चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे हम अभी वर्क कर रहे हैं हम फेसबुक में, अगर गूगल हमें ज़्यादा ऑफ़र करता है तो हम गूगल में ज्वाइनिंग कर लेंगे। लेकिन इन बिटवीन अगर सपोज़ कि हमें ज्वाइनिंग करने में 1 महीना लग गया, 2 महीना लग गया, 1.5 महीना, 10 दिन, तो इस बिटवीन क्या हम खाली हो जाएंगे, तो वो क्या हमारे दोस्तों एक फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। कितने बार लेबर रूरल से अर्बन की ओर माइग्रेट करते हैं अच्छे अपॉर्चुनिटी के लिए, अच्छे वर्क्स के लिए, तो भी क्या दोस्तों जब तक वो नए जॉब नहीं पा लेते इकोनॉमिक मार्केट में, तो उस समय के लिए क्या हो अनएम्प्लॉय हो जाते हैं, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉय में चेंज करेंगे, जो अपने बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए जॉब्स को चेंज करते हैं, ठीक है दोस्तों। इट अराइज ड्यू टू इमोबिलिटी ऑफ लेबर, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन शॉर्टेज ऑफ पावर। तो ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्यों अराइज होता है दोस्तों? क्योंकि लेक ऑफ नॉलेज रहता है या इमोबिलिटी लेबर होती है, ठीक है। लेबर मोबाइल नहीं हो पाती है पूरी तरीके से, वो मूव नहीं कर पाती है, जिनको
इसलिए उनको अगर अपने अपने होम टाउन में अगर जॉब मिलता है तो वहीं प्रीफर कर लेते हैं। लेकिन बाद में उनको पता चलता है कि अगर हम अपने होम टाउन से अगर दूसरे अर्बन की ओर शिफ्ट करते हैं, चाहे अदर प्लेस की ओर शिफ्ट करते हैं, तो हमें उस वर्क के लिए ज़्यादा पेमेंट मिलेगा। ठीक है, तो वो उस जॉब को छोड़ के नए अर्बन की तो या आप बेटर अपॉर्चुनिटी की ओर माइग्रेट करते हैं। तो इन बिटवीन जब वो खाली होते हैं इनके दौरान, जॉब चेंज करने के दौरान, तो वो एक फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, आई होप कि आपको फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट अच्छे से समझ आ गया होगा दोस्तों। और इसी टाइप में है दोस्तों दूसरा जो है एक फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक में शो करता है। फिर जो हमारा दूसरा टाइप है स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये भी एक इस टाइप से अनएम्प्लॉयमेंट होता है दोस्तों, जिसको हम फुल एम्प्लॉयमेंट में ही काउंट करते हैं, लेकिन ये भी एक अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन होता है। ठीक है, तो पहला था फ्रिक्शनल और दूसरा है स्ट्रक्चरल। तो स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है कि दोस्तों कई बार हमारे इकोनॉमिक में अपग्रेडेशन होते हैं, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होता है। ठीक है, या जो नए नए वर्क के टेक्निक अपग्रेड होते हैं, मशीन्स एंड टूल्स अपग्रेड होता है। तो उस हिसाब से हमें लेबर को ट्रेन करने में या उनके जो टेक्नीशियन को ट्रेन करने में या जो उस इंडस्ट्री में वर्क करेंगे उनको ट्रेन करने में कुछ समय लग जाता है। ठीक है, क्योंकि नए टेक्नोलॉजी के साथ वो अगर अपने आप को अपडेट नहीं करते हैं तो इस बीच में क्या जो वो इंडस्ट्री है उस समय के लिए उनको सही समय पे लैंड लेबर और कैपिटल अप्रूव नहीं हो पाता है, उनको नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वो अनएम्प्लॉय हो जाते हैं जब तक वो कि नए टेक्नोलॉजी को अपडेट नहीं कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम पहले देखते कि जावा हमारे सिस्टम में बहुत चलता था कंप्यूटर एप्लीकेशन में, लेकिन उसके बाद PHP आया, हडूप आया। ठीक है, तो क्या दोस्तों टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है। अगर एक एक जो उसमें जो वर्क कर रहे वर्कर अगर अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो क्या कुछ समय के लिए अनएम्प्लॉय हो जाएंगे जब तक कि वो नया टेक्नोलॉजी सीख न ले। ठीक है, तो कंपनी के पास भी ऐसे रिसोर्सेस नहीं रह पाएंगे कि ऐसे रिसोर्सेस कंपनी को भी मतलब चाहिए कि जो उनके टेक्नोलॉजी को इजीली हैंडल कर ले, वर्क कर ले। ठीक है दोस्तों, टैकल कर ले। तो कंपनी भी क्या अपने एम्प्लॉय पे एक्सपेंस करती है कि वो नए टेक्नोलॉजी के लिए तैयार रहे और उन पे खर्चे करती है कि वो नए टेक्नोलॉजी आते ही उनको सीखें। ठीक है, और इसमें दूसरा है दोस्तों चेंज इन प्रोडक्शन टेक्निक। कई बार हम देखते हैं कि हमारी नई टेक्नोलॉजी आ जाने से हमारी प्रोडक्शन टेक्निक चेंज होते हैं। पहले के समय में क्या होता था दोस्तों, सारा काम लेबर्स और एम्प्लॉय करते थे, लेकिन आज के समय में हम देखते हैं कि 50 to 60% वर्क होता है मशीनों का। ठीक है, लेबर सिर्फ उसको ऑपरेट करते हैं। तो क्या हमें उसको ऑपरेट करने के लिए भी लेबरों को ट्रेन करना पड़ता है कि मशीन को ऑपरेट कर ले। ठीक है, तो कई बार देखना होता है कि ये टेक्नोलॉजी जो हम मार्केट में ला रहे हैं उसके लोग उसको कैसे सीखेंगे या कैसे अडॉप्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सब भी मार्केट में हमें देखना होता है। तो जब तक वो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर लेते उस बीच में क्या दोस्तों एक अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तीसरा है दोस्तों वे लेबर शिफ्ट फ्रॉम ट्रेन टू अनट्रेंड इंडस्ट्री। कई बार हम देखते हैं लेबर माइग्रेट करते हैं, पहले वो किसी और इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, फिर कुछ समय के लिए किसी और इंडस्ट्री में मूव करते हैं। ठीक है, तो इन बीच में वो अगर दूसरी इंडस्ट्री में मूव करते हैं उनको वहाँ जॉब मिल जाता है, उनको पहले ट्रेंड किया जाता है। तो जब तक वो ट्रेंड नहीं होकर अपने एम्प्लॉयमेंट पे नहीं लग जाते तब तक के लिए वो क्या दोस्तों एक अनएम्प्लॉय रिसोर्सेस है। ठीक है, तो आई होप कि आपको स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट का फंडामेंटल पूरा पता चल गया होगा दोस्तों। फिर भी कोई अगर डाउट होगा इन दोनों टाइप्स में तो आप फ्रिक्शन और स्ट्रक्चर में तो आप मुझे कमेंट करके या व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं दोस्तों। तो इसके बाद हमें इसमें जो पढ़ना है दोस्तों ये अनएम्प्लॉयमेंट का ही एक टॉपिक है जिसमें हम वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट को समझेंगे। होता क्या है वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री शब्द को हमने कई बार सुना होगा। ठीक है, तो इसका मतलब आज जानते हैं कि इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है। तो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट दोस्तों वो कंडीशन होता है जहाँ पे एक एग्जिस्टिंग वेज रेट पे एक कोई पर्टिकुलर वर्कर चाहे एक इंडस्ट्री के वर्कर एग्री
नहीं होते हैं वर्क करने के लिए, ठीक है। उनको उससे ज़्यादा बीज वो सोचते हैं कि उनको प्रीफर होगा या तो कोई वो बेटर अपॉर्चुनिटी उससे देखते रहते हैं, ठीक है। तो क्या दोस्तों, वो अपनी इच्छा से अनएम्प्लॉय है, ठीक है, ना कि इकोनॉमिक में एम्प्लॉयमेंट की कमी है इसलिए नहीं वो अनएम्प्लॉय है, वो अपनी इच्छा से अनएम्प्लॉय है क्योंकि उनको उस टाइप से जॉब पैसे ऑफर नहीं हो रहे मार्केट में, ठीक है। तो पढ़ते एक बार इसको। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट रेफर टू द सिचुएशन व्हेन अ पर्सन इज अनएम्प्लॉय बिकॉज ही इज़ नॉट विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट। तो क्या दोस्तों, वो जितना वेज रेट उनको ऑफर हो रहा है मार्केट में वो क्या विलिंग नहीं है, मतलब एबल नहीं है कि वो उतने कम वेज पे काम कर सके, क्योंकि या तो उनकी स्किल ज़्यादा होगी तो उनकी एजुकेशन ज़्यादा होगी, इस कारण वो कम वेज पे वर्क करना नहीं प्रीफर करेंगे, ठीक है। इवन व्हेन वर्क इज़ अवेलेबल, जबकि मार्केट में वर्क अवेलेबल है फिर भी एक अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है क्योंकि वो जिस वेज पे वर्क करना चाहते हैं वो वेज उनको ऑफर नहीं हो रहा है। सच टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन एस्टिमेशन ऑफ टोटल अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। तो इस टाइप्स के अनएम्प्लॉयमेंट जो होते हैं वो हम एक अनएम्प्लॉयमेंट के रूप में कैलकुलेट नहीं करते इन इकोनॉमिक में, क्योंकि उनको बेस तो इनको जॉब तो मिल रहा है लेकिन वो अपने मर्जी से ही नहीं करना चाहते क्योंकि एक वो बेटर अपॉर्चुनिटी या बेटर पैकेज या सैलरी को प्रेफर करते हैं, इसीलिए वो ये मतलब जहाँ पे उनको कभी वेज मिलता है उस कम वेज पे वो वर्क नहीं करना चाहता। तो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का दोस्तों ये मतलब होता है कि अपनी इच्छा से, ठीक है। उसके अपोजिट में हमारे पास इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। तो इनवॉलेंट्री दोस्तों इसका पूरा अपोजिट है वॉलेंट्री का। तो इनवॉलेंट्री में क्या है दोस्तों, जहाँ पे मार्केट में वर्क ही नहीं होता, मार्केट में एक एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रहता है दोस्तों, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रहता ही नहीं, एम्प्लॉयमेंट जबकि मार्केट में है ही नहीं, ठीक है। वर्कर को डजन मैटर कि वर्कर कोई भी वेज पे या कोई भी पैकेज पे वो वर्क करने को रेडी है लेकिन उनको जॉब्स ही नहीं मिल रहा है मार्केट में, जिसकी वजह से वो अनएम्प्लॉय है, ठीक है। तो इस टाइप्स के अनएम्प्लॉयमेंट को हम इकोनॉमिक्स के अनएम्प्लॉयमेंट में डेफिनेटली ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ लेबर अपनी इच्छा से अनएम्प्लॉय नहीं है, वो एक मार्केट सिचुएशन में फंसा हुआ है, मार्केट ट्रैप में फंसा हुआ है जहाँ इकोनॉमिक में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से वो वर्क नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इनवॉलेंट्री का मतलब है दोस्तों कि वॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा से, इनवॉलेंट्री मतलब जो अपनी इच्छा से बेरोजगार ना हो, ठीक है, क्योंकि इस कंडीशन में मार्केट में जॉब्स ही नहीं रहते हैं। तो इनवॉलेंट्री का सीधा यही मतलब होता है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों इसी में हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है एक्स एंटे और एक्स पोस्ट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो एक्स एंटे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट क्या होता है दोस्तों, एक प्लान इन्वेस्टमेंट और सेविंग होता है दोस्तों, ठीक है। जो भी एक साल के अंदर जो भी एक हाउस होल्ड या इन्वेस्टमेंट फॉर्म द्वारा डिसाइड किया जाता है या बड़े बड़े या गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड किया जाता है कि एक ईयर में जो भी इन्वेस्टमेंट पैटर्न रहेगा, सेविंग पैटर्न रहेगा, एक प्लान किया जाता है कि हमें इस ईयर में, एक पर्टिकुलर ईयर में हमें इतने करोड़ या इतने लाख की हमें इन्वेस्टमेंट या सेविंग करनी है, ठीक है। इस कंडीशन में सेविंग और इन्वेस्टमेंट कभी एक दूसरे के इक्वल नहीं होते एक्स एंटे में, ठीक है। सेविंग आपको पता है कि दोस्तों हाउस होल्ड करती है और इन्वेस्टमेंट बड़े बड़े फर्म और इंडस्ट्रीज़ लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो एक्स एंटे एक हम इसको प्लान की तरह ट्रीट कर सकते हैं कि ये प्लान इन्वेस्टमेंट और सेविंग शो करता है एक पर्टिकुलर ईयर के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों एक्सपोर्ट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो एक्सपोर्ट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का दोस्तों यही मतलब है कि ये एक्चुअल, ठीक है, एक्स एंटे में हमने पढ़ा है प्लान और एक्चुअल में कितना हुआ। सपोज़ कि एक्स एंटे में हमने पढ़ा है कि 100 रुपये का हमें इन्वेस्टमेंट और सेविंग करना है, लेकिन हमारे पास सपोज़ जो एक्स पोस्ट में हमारे पास सेविंग इन्वेस्टमेंट कितना 150 का हो गया, तो 50 रुपये क्या दोस्तों हमारे पास एक्सिस इन्वेस्टमेंट आ गया है, ठीक है। तो ये शो कर रहा है हमारे पास एक्चुअल, ठीक है। एक्चुअल वन एक पर्टिकुलर ईयर में जो भी हमारे पास एक एक्चुअल इन्वेस्टमेंट या सेविंग या इन्वेस्टमेंट आएगा वो हमें एक एक्चुअल
फिगर शो करेगा उसको हम एक्स पोस्ट सेविंग या इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसमें मैक्सिमम आपको सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन एक्स एंटे में आपको सेविंग इन्वेस्टमेंट कभी इक्वल देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। एक्स एंटे हमारे पास एक प्लांट और एक्स पोस्ट है हमारे पास एक्चुअल में कितना हुआ इकोनॉमी में।